बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डीओई के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस पेपर शेयर हुआ है उसके सॉल्यूशन शेयर किए थे। आज उसी कोई प्रैक्टिस पेपर का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में शेयर किया गया ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बता दूं मैं कि प्रैक्टिस पेपर आपकी बोर्ड में, इवन प्री बोर्ड में और बोर्ड में दोनों में ही आपको अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करता है। देखिए, प्री बोर्ड को आपने लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि प्री बोर्ड ना एक तरीके से आपको बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आपको और कितनी प्रैक्टिस करनी है अभी, और साथ में आपका जो स्कोर होगा वो कहीं ना कहीं आपके जो फाइनल स्कोर होगा उसको आसपास ही होगा। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता में साझेदारी के महत्व का वर्णन कीजिए। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए अपनी नोटबुक में कि बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से आपको किन किन दो जगह के कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लेने हैं, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का महत्व का वर्णन करना है। तो जो सत्ता की साझेदारी, सबसे पहले तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 to 5 मार्क्स के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 3 to 5 मार्क्स वाले में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्वेश्चन का मेन पार्ट लिखना है। मेन पार्ट के बाद आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, अगर आप चाहते हो 3 to 5 मार्क्स का 3 to 5 मार्क्स पूरे के पूरे लेना। तो सत्ता में जो साझेदारी का महत्व है, इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि जो सत्ता में साझेदारी है बेसिकली वो तीन तरीके से की जाती है। एक, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो आप दोनों तरीके से बता सकते हो। इसके साथ ही आप बता सकते हो कि विभिन्न सामाजिक समूहों और दबाव समूह के मध्य भी, राजनीतिक समूह के मध्य भी सत्ता का वितरण किया जाता है। अब बात आती है क्वेश्चन के मेन पार्ट की, वो है आपको बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स लेने हैं और सत्ता में साझेदारी के महत्व को दर्शाना है। तो आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग मेन कि सत्ता में साझेदारी का महत्व। सत्ता में साझेदारी का जो महत्व है उसको आप दो तर्कों से दिखाएंगे, एक युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। जैसा कि मैंने दिखाया है, आपने याद रखना है कि आप अपने 3 to 5 के जितने भी क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट में उनकी आंसरिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या करते हैं, आपके जो एक आंसर है उसको एक क्वालिटी प्रदान करता है, आपको अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने के लिए। तो युक्तिपरक तर्क में हमारे पास दो तर्क हैं, यानी कि युक्तिपरक तर्क में हमारे पास 2 पॉइंट हैं। आप पहला पॉइंट लिखिए। आपको देखो, जैसे जैसे मैं बोलूँगी ना आप लिखिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि हम याद कर लेते हैं, लिखने की प्रैक्टिस हमारी होती नहीं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि आप जो है ना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हुए भी सारा का सारा कई बार कुछ पार्ट उसका छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि हमारी लिखने की स्पीड उसकी नहीं होती है। तो वो पहला जो हमारा पॉइंट है युक्तिपरक तर्क में, सामाजिक समूहों के मध्य टकराव को कम करना। तो पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक समूहों के मध्य टकराव को कम करना। उसके एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे कि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम किया जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना। पॉइंट लिखिए आप दोबारा से, राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता या स्थायित्व प्रदान करना। आप अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से लिखेंगे कि सत्ता में साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान होता है। अब उसके बाद आप इसका लिखेंगे नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में अगेन 2 पॉइंट्स हैं। पहला, लोकतंत्र की आत्मा। पॉइंट लिख लिया होगा आपने, रिपीट कर रही हूँ, लोकतंत्र की आत्मा। तो सत्ता में जो साझेदारी होती है लोकतंत्र की आत्मा है। क्यों? क्योंकि देखिए, डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सत्ता में भी सभी लोगों की वहाँ पर साझेदारी हो और सभी लोगों का पार्टिसिपेशन वहाँ पर हो। उसके बाद है वैधता प्रदान करना।
सत्ता में साझेदारी से सरकार को वैधता प्रदान होती है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि आपको किसका एग्जाम्पल देना था, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का। अब देखिए अब आपको किसका एग्जाम्पल लिखना था, या बेल्जियम श्रीलंका, तो आप अंडरलाइन करके लिखेंगे बेल्जियम एवं श्रीलंका का उदाहरण क्या है कि बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों द्वारा सत्ता में साझेदारी को दो भिन्न रूपों में दिखाया गया था। देखिए, बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया था। सत्ता में क्या बनाया था, साझेदार बनाया था। उन्होंने अपने संविधान में ही चेंजेस ला दिए, संशोधन कर दिया, जिसकी वजह से विभिन्न समुदाय में सत्ता की पार्टनरशिप होने लगी और वहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, आपसी टकराव को कम कर दिया गया। लेकिन वहीं पर जो श्रीलंका में जो कानून बना था 1956 में, आपका इम्पॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, आप इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल को, कि 1956 में श्रीलंका में जो कानून बना था वह बहुसंख्यवाद को बढ़ावा मिला था, जिसके कारण जो तमिल लोग थे उनका जो अपनत्व की भावना थी वह कम होती जा रही थी और जिसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया था। इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता में साझेदारी जरूरी है, जो कि बेल्जियम ने अपनी समझदारी से इस कथन को सिद्ध भी करके दिखाया। तो यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपने आई होप सारे पॉइंट्स को ध्यान से लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, पॉज कीजिए और साथ में लिखते जाइए। दूसरा, अगर इसी का क्वेश्चन है कि बैंकों एवं सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपको साख चैप्टर, जो आपका मुद्रा एवं साख वाला चैप्टर था वहाँ से दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में साख के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए साख के बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो साख के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले आप साख के बारे में बताओगे कि साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता जो उधार देगा, उधारकर्ता जिसको नीड है, साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वे भविष्य में उसका भुगतान कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन था वो लिख दिया। अब आता है क्वेश्चन का मेन पार्ट कि ग्रामीण क्षेत्रों में साख को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसका आपको तर्क देना है। क्यों देना है कि देखिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है ना, वो बेसिकली ज़्यादातर क्या करती है कि आपके अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण ले लेती है। अब आपको याद होगा ये मुद्रा एवं साख का चैप्टर जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर बताया था कि साख के दो क्षेत्र हैं, एक औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या क्या होता है कि एक तो आपकी ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है, साथ में आपको अपने रिश्तेदार और ज़मींदार इन सब से आप ऋण लेते हैं। अब ऐसे में ब्याज की दर ज़्यादा होने के कारण जो ऋण लेने वाले लोग होते हैं वो उसमें फंसकर रह जाते हैं, ऋण के जाल में फंसकर रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ पर आपके बैंक और सहकारी समितियाँ ऋण प्रोवाइड करेंगी तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं इन समस्याओं से बच जाएंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जो 3 मार्क्स का है, भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। देखिए, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, जो पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट क्या है कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। इसका अगेन वही रीज़न है कि अनौपचारिक जो क्षेत्र होते हैं ना, स्रोत होते हैं, वो ऋण ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं पर औपचारिक क्षेत्रों में जब ऋण लिया जाता है तो उसके लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, लाइक हमें डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, हमें गारंटर देना होता है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रों में क्या होता है कि आपके साथ ऐसा कोई भी जो है फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। जो उधारकर्ता को जो ऋणदाता होता है वो इजीली धनराशि, वस्तु या सेवाएं प्रदान करता है और इसीलिए अनौपचारिक स्रोतों पर आज भी भारत की अधिकांश जनता डिपेंडेंट है। अब बात आती है हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। उसके कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक दलों का महत्व आपको बताना है और किसके रिगार्डिंग, वो बताना है आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में दोनों के बारे में बताओगे, एक डेमोक्रेसी और दूसरा राजनीतिक दल। तो अभी आपको बताना है, देखिए राजनीतिक दल की आवश्यकता। अब या तो ये आपको सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि राजनीतिक दल का क्या महत्व है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस अपने पॉइंट्स को याद रखना है, जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, अगर आपको पॉइंट्स आते हैं, अगर आपको आंसर आता है, तो आपके लिए पेपर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा। तो आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है, उसका कारण आपको बताना है। तो पहला कारण क्या है कि अगर दल नहीं होंगे तो जो उम्मीदवार होंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे नहीं कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपको क्या क्लियर करना चाह रहा है कि बेसिकली अगर दल नहीं होंगे तो जो उम्मीदवार होगा वो क्या होगा, या तो स्वतंत्र होगा या फिर निर्दलीय होगा। ठीक है, उसको हम दो कैटेगरी में ही बोलेंगे कि या तो आप स्वतंत्र हो या फिर आप निर्दलीय हो। और तब ना ऐसे नीतिगत बदलाव के बारे में जो लोगों से चुनावी वायदे किए जाते हैं वो वहाँ पर वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, सरकार बन तो जाएगी लेकिन वो उपयोगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि जब लोगों के पास उस चॉइस ही नहीं होगी या पार्टीज़ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, तो फिर ऐसे में राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है उसका कोई महत्व नहीं रह पाएगा। थर्ड पॉइंट है, चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही काम के लिए जवाबदेह होंगे। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो या तो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, तो या तो वो संपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी लेती है या फिर पूरे राष्ट्र के लिए। और जो राष्ट्रीय स्तर की होती है उसको तो पूरे राष्ट्र की प्रत्येक जगह को ध्यान में रखकर अपना काम करना होता है। लेकिन ऐसे में उम्मीदवार क्या होगा, उम्मीदवार क्या करेगा? अगर दल नहीं होंगे तो उम्मीदवार केवल अपने क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि देश कैसे चले इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है राजनीतिक दल पर। अगर दल ही नहीं होगा तो उसकी जो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यहाँ पर आपके आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, इसके सभी पॉइंट्स में आप ये लिखोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप फ्लो चार्ट में दिखाओगे। फ्लो चार्ट में कैसे, ये देखिए, आपको इस तरीके से पूरे विश्व में ना 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें एक है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और तीसरी है आपकी बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है, इसको भी आप देखिए पॉइंट्स के साथ साथ देखिए, मैं आपको तीनों पॉइंट सिखा दूं। पहला है एक दलीय, द्विदलीय और तीसरा है आपका बहुदलीय व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था में आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जहां पर सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसका एग्जाम्पल लिखोगे आप, चीन। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था, सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच में रहती है। इसका एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है यूएसए और यूके। बहुदलीय व्यवस्था में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका अपना देश भारत है, और बहुदलीय मतलब बहुत सारे, तो जहाँ कई दलों में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है तथा 2 से अधिक पार्टी की सत्ता हासिल करने की संभावना रहती है, जैसे कि हमारा अपना देश भारत। अब यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि ये ना एक ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछ लिया जाता है कि एक दलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल बताओ, बहुदलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल बताओ और द्विदलीय का। तो आपको याद रखना है, एक दलीय का सब एग्जाम्पल है चीन, बहुदलीय का आपका अपना देश भारत, वहीं पर द्विदलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल है यूएसए और यूके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुद्रा के आधुनिक रूपों ने किस प्रकार मानव जीवन को सरल किया है, दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से
स्पष्ट करना है। देखिए 5 मार्क्स में ना आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहाँ पर आपको अपनी तरफ से आंसर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स के द्वारा मुद्रा के महत्व को दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि मुद्रा के ऊपर है, तो इंट्रोडक्शन में आप मुद्रा के बारे में बताओगे, मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में बताओगे। तो सबसे पहले मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है या विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर है ना, मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से। उसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, सिक्के, कागज़ के नोट, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग। आप क्वेश्चन का जो देखिए, इससे ना आपके क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको मुद्रा के महत्व को बताना है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का है। तो जितना लेंथी आप लिख सकोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है मुद्रा का महत्व, जो कि आपके दैनिक जीवन के उदाहरणों के द्वारा आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो दोहरे संयोग की आवश्यकता की जो समस्या थी मुद्रा के आधुनिक रूपों के द्वारा, वो कम होती है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि मुद्रा के आधुनिक रूप के द्वारा आवश्यकता की जो दोहरे संयोग की समस्या थी वो कम होती है। अब आवश्यकता का दोहरा संयोग यहाँ पर आप बताओगे क्या था कि जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकता को दोहरा संयोग कहा जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक ऐसा व्यक्ति मिल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था जो उस वस्तु को खरीदे जो मेरे पास एक्स्ट्रा है और बदले में मुझे वो वस्तु दे जिसकी नीड मुझे है। तो मुद्रा के जो आधुनिक रूप के द्वारा क्या होता है, अभी हम अपने डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको एक फ्रिज खरीदना है, तो आप उसके लिए सीधे सीधे अपने आधुनिक मुद्रा के जो रूप है उनका सहारा लेकर, चाहे आप कागज़ के नोट, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आदि ये सब देखोगे। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको फ्रिज प्रोवाइड कराए, उसके बदले में आपके पास जो एक्स्ट्रा है उसको वो ले, बल्कि आप इजीली एक शॉप पे, एक फर्म पर जाएंगे, पैसे देकर या मुद्रा के आधुनिक जो भी कोई रूप है, चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू, सिक्के, चेक आदि के द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की विकास यात्रा का आपको वर्णन बताना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपको लग रहा होगा कि क्या पूछ ले, इसमें वो कुछ नहीं बताना। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की विकास यात्रा बतानी है। विकास यात्रा क्या कि देखेंगे आप कि पहले जो है ना आपके पास किसी प्रकार की कोई, जैसे कागज़ के नोट या सिक्के, चेक आदि इस तरीके से नहीं होती थी। पहले वस्तुओं को आपस में वस्तु विनिमय के माध्यम से चीज़ों को खरीदा व बेचा जाता था। अभी क्या है, मुद्रा की जो आधुनिक रूपों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि अभी जो है मुद्रा चेंज होते होते टाइम पीरियड जैसे जैसे चेंज होता गया, हम मुद्रा के आधुनिक रूपों से इंट्रोड्यूस होने लगे, जैसे इसकी सिक्के, कागज़ के नोट, चेक, डेबिट कार्ड और यूपीआई। उसके बाद आप इस क्वेश्चन का कंक्लूजन भी जरूर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस पाइपलाइन को गैस यातायात की धमनी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन को भारतीय गैस परिवहन की धमनी कहा जाता है। आपने याद रखना है, हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन को भारतीय गैस परिवहन की धमनी कहा जाता है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या है कि क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है, अब आपको क्यों का आंसर क्या है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई और बसायन को पश्चिम की ओर उत्तर भारत से जोड़ता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन वाणिज्य धमनी के रूप में कार्य करती है। और नेक्स्ट आप लिखोगे, उर्वरक कंपनियों और अन्य व्यवसायों को बिजली की आपूर्ति करती है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। सबसे पहले कि किस गैस पाइपलाइन को यातायात की धमनी कहा जाता है, इसका आंसर था करेक्ट आंसर हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन। और साथ में क्यों कहा जाता है, उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे पहला है कि 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। दूसरा,
भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मुंबई मुंबई को पश्चिम और उत्तरी भारत से जोड़ता है। उसके बाद आप क्या है कि पाइपलाइन वाणिज्यिक धमनी के रूप में कार्य करती है। और नेक्स्ट क्या है? उर्वरक कंपनी और अन्य व्यवसाय को बिजली की आपूर्ति कराता है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन व असहयोग आंदोलन के निम्न बिंदुओं पर तुलना करनी है। और वो तुलना किसके आधार पर करनी है? पहले जन भागीदारी और दूसरा आपका इसकी सीमाओं के आधार पर। यानी कि हमें दो महत्वपूर्ण आंदोलन को कंपेयर करना है, एक असहयोग आंदोलन और दूसरा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो क्वेश्चन है हम